नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं मयंक गौड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीद स्मारक में, और शहीद स्मारक में आज उत्तराखंड संयुक्त मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। साथ में उन्होंने एक मीटिंग भी आयोजित की, जिसमें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के 2 अक्टूबर को, जो कि उत्तराखंड के लिए काला दिन है, मुजफ्फरनगर कांड 1994 में 2 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी दिन 2 अक्टूबर को अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूरे उत्तराखंड को बंद करने का आह्वान किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बातें सामने आई है कि सरकार जिस तरीके से सबूत छुपाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन पर उत्तराखंड संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाए हैं। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आई, ये खास रिपोर्ट आप भी देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शाम को 1 तारीख को गांधी पार्क के आगे सभी लोग मसाल जुलूस में शामिल होंगे। एक दूसरा बिंदु ये तय हुआ कि 2 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरी देवतुल्य जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो अंकिता भंडारी खाली वीरेंद्र भंडारी जी की बेटी नहीं थी, वो आज वो पूरे उत्तराखंड की बेटी है। आज वो हम लोगों को जगा के गई है, तो जो अलग आज वो जगा के गई है उसको हम भूलने नहीं देंगे जब तक इस घटनाक्रम में जो लोग लिप्त थे उनको फांसी के फंदे पर ना लटकाया जाए। आज आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को ही हम लोगों ने क्यों चुना है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड के दोषी भी आज खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आज ये सरकार 22 वर्ष हो चुके इस प्रदेश में बैठे हुए, अगर ये उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को फांसी पर लटकाते तो आज अंकिता भंडारी जैसे बच्चे आज हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। के लिए 2 तारीख है वो काला दिवस की तरह है, और आप देख सकते हैं कि इन 22 सालों में स्थिति जो कि त्यों है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड जो है वो क्या इन दिनों के लिए बनाया था कि आज एक अंकिता जैसी लड़की, उसके साथ इतना दुराचार हो। आप ये देखिए पहाड़ में पहले भी यही समस्या थी, लोग पहाड़ उतर कर आते थे और रोजगार के लिए लखनऊ जाते थे या बाकी जगह जाते थे, यानी तराई रीजन में जाते थे जहाँ पे नौकरियां उपलब्ध होती थी। क्या गलती थी उस लड़की की, अगर वो आप अपने घर से एक ऐसे जगह से जहाँ पे 2.5 किलोमीटर तो मतलब कि गदेरा पार करके उसके घर के लिए जाना पड़ रहा है ना, और वो लड़की एक नौकरी के लिए आती है और उसको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, बाकायदा उसको आप धक्का दे देते हैं, आप मार देते हैं। तो इस दिन के लिए तो ये उत्तराखंड ही बनाया गया था ना। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जैसे भगत सिंह थे हमारे, उन्होंने 23 साल में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि अंकिता उत्तराखंड की भगत सिंह है। अंकिता ने भी बहुत छोटी उम्र में अपनी शहादत दी है। क्यों दी है? क्योंकि अगर वो शहादत नहीं देती तो आज तो ये भंडारी परिवार है, कल हो सकता है कोई रावत कोई होता, चौहान होता, कोई राणा होता, कोई हमारे उत्तराखंड के किसी और खानदान की लड़की होती। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही गलत है कि बुलडोजर चल गया था, क्योंकि वो एक क्राइम सीन है। लीगली आप देखें, लीगली टर्म अगर हम समझें तो वो एक क्राइम सीन है। क्राइम सीन में साक्ष्य बहुत हो सकते थे। ये कहना तो बहुत ही स्टूपिडिटी है कि हमने सारे ही साक्ष्य ले लिए थे। अब आप छोटी सी बात मुझे बताइए, आप भी इस बात को जानते हैं कि अगर एसआईटी की मांग के बाद अगर लोग कह दें, एसआईटी की तो जांच सरकार ने खुद बिठाई है, अगर कल के दिन लोग कह दें कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, इस पर सीबीआई होनी चाहिए, सीबीआई बैठनी चाहिए, तो क्या साक्ष्य होंगे? तो बुलडोजर चलना, आप बताइए ना सर कि वो सही है कि गलत है? मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, वीवीआईपी का नाम तो बिल्कुल प्रकाशित होना चाहिए। आप मेरी छोटी सी बात समझिए, आज ये राज्य मंत्री है, कोई भी राज्य मंत्री, दर्जा राज्य मंत्री या राज्य मंत्री के पास ये छोटी चीजें होती हैं क्या सर? ये छोटी पावर्स होती हैं क्या? ये छोटी पावर्स नहीं होती हैं। आज कोई पावर में किसी को बिठा रहा है तो इसलिए नहीं बिठा रहा कि आप उन्हीं की बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, उनके बच्चों की नौकरी छीन लें और उनकी बेटियों की इज्जत छीन लें, इसलिए नहीं बिठा रहे। तो वीवीआईपी के नाम क्या पता उसमें कौन हो वो लोग। ये तो जब ये राज्य दर्जा मंत्री तक ही चला गया, क्या पता उसमें कौन व्यक्ति हो और कौन बड़ी पावर हो।
स्टेट के हों, स्टेट के बाहर के हों, कौन वो लोग हों, प्लीज़ मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ पर आवाज़ उठाइए। उन वीवीआईपीओ का नाम उजागर ज़रूर होना चाहिए, ये हमारे उत्तराखंड के लिए खतरा है। सबसे पहले तो अभी ये न्याय परिसर में आप सभी लोग आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं, आप सभी का साधुवाद कि अंकिता के मामले में आप सभी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। दूसरी बात साहब, ये जितना जो मामला चल रहा है इसमें आप ये एक उत्तराखंड में सांप की कहावत है कि सांप को जितना भी दूध पिला लो वो डंक मारना नहीं छोड़ता, वो जहर उगलना नहीं छोड़ता। तो दुनिया भर से जो लोग, बाहरी लोग धामी जी ने यहाँ पर बसाए हुए हैं देहरादून में और उत्तराखंड में, वो सब के सब सांप के समान है। ये सब के सब सांप के समान है। आप इनको जितनी सुख देंगे, इनको जितनी सुविधाएं देंगे, इनको जितनी भी व्यवस्थाएं देंगे, ये सब के सब डंक मारना नहीं छोड़ेंगे, ये सब के सब जहर उगलना नहीं छोड़ेंगे। तो धामी जी, अब ये इंसान वही है जो इसका बाप और ये दोनों के दोनों पूरी दुनिया के कोरोना के समय पे लॉकडाउन में बंद थी घर के अंदर, और ये और इसका बाप पुलकित आर्य और इसका बाप पूर्व मुख्य सचिव के कहने पर बद्रीनाथ घूमने चले गए थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आजमगढ़ में किरण नेगी करा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी में जो सिनमिट एजेंसी है उत्तराखंड में, मिस उत्तराखंड करवाती है सिनमिट एजेंसी। अब ये लोग क्या करते हैं, एक एंगल ये भी है, ये लोग क्या करते हैं कि पहाड़ों में जाते हैं, जो मिस उत्तराखंड वाले करवाते हैं, जो पहाड़ों के अंदर जाते हैं, ऑडिशंस करवाते हैं हमारी लड़कियों का, हमारे लड़कों का, और उनको फिर देहरादून लेकर आते हैं और देहरादून में उनके साथ घिनौने काम करते हैं। देहरादून के होटलों में उनको नंगा करके बॉम्बे तक बेच देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हमने शरण दिया और ये हमारे साथ ही गलत काम करते हैं। तो ये सब के सब एक दिन की बात नहीं है, ये बीते पिछले 22 सालों से घटता चला आ रहा है कि समय समय पर अपराध की घटनाएं, समय समय पर घुसपैठ की घटनाएं, समय समय पर अतिक्रमण की घटनाएं होती चली आ रही हैं। और पहाड़ का दुर्भाग्य रहा, गढ़वाल का दुर्भाग्य रहा कि हमेशा हमने अपना भविष्य दिल्ली वालों की आंखों में देखा। ये दिल्ली वाले कभी भी किसी हमारे नहीं थे। ये दिल्ली वालों ने राज्य आंदोलन के समय में भी हमें धोखा दिया। इन दिल्ली वालों ने मुजफ्फरनगर कांड के समय में भी हमें धोखा दिया। इन दिल्ली वालों ने हिमालय नीति जब बनाई जा रही थी कि हिमालय की अपनी शिक्षा नीति होगी, हिमालय की अपनी स्वास्थ्य नीति होगी, उस समय भी इन्होंने हमें धोखा दिया। तो आज भी उत्तराखंड की तमाम समग्र जनता से हम लोगों की अपील है कि ये दिल्ली वालों का मुंह देखना छोड़ें और अपने हिमालय की, अपने पहाड़ की संस्कृति की, अपने पहाड़ की सभ्यता की, हमारी विरासत की बात करें। नहीं तो समय समय पर ये एक अंकिता की बात नहीं है, ये तमाम उन पहाड़ की अंकिताओं की बात है जो अपने आँखों में सपने सजो के देहरादून, बॉम्बे, दिल्ली की तरफ जाती हैं और उनके लिटरली उनके आँखों में एक सपना होता है कि हम शहर में आके अच्छा हमें पढ़ाई मिले, हम लोगों को रोज़गार मिले, हम किसी पढ़ाई को करके किसी अच्छी सीट पे बैठें और वहाँ पर अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन उन सारी अंकिताओं को, उन सारी बहनों को शहर में आकर पुलकित आर्य देखना पड़ता है। उन सारी बहन अंकिताओं को शहर में आकर संजीव आर्य देखना पड़ता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है गढ़वाल की, ये सब बहुत बुरा हो रहा है जो हो रहा है उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं को आप सब कड़ियों को जोड़िए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लगातार 45 से ऊपर अरेस्टिंग्स हो चुकी हैं, प्रत्येक एग्जामिनेशंस हैं उनमें घोटाले हो रहे हैं, सचिवालय के भीतर 250 से ऊपर पद जो हैं वो निरस्त किए गए हैं, और उसके बाद अंकिता भंडारी वाला ये हत्याकांड का जो खुलासा हुआ है। और ये भी अगर वहाँ पर समय रहते अगर उनके पुराने कॉल रिकॉर्ड्स या उनके साथियों ने अलर्ट नहीं किया होता तो ये मामला दफन हो जाता, गुमनाम हो जाता। और इस तरीके का भ्रष्टाचार और व्यभिचार का पूरे उत्तराखंड में एक जाल सा फैल चुका है और इसमें शीर्ष राजनीति संलिप्त नज़र आई है। विधानमंडल के अध्यक्ष भ्रष्टाचार में नज़र आए हैं। व्यभिचार में आप देख रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनके परिवारजन हैं।
एक सोची समझी रैकेट जो है पूरे उत्तराखंड में अपना जाल फैला चुका है। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी को अब डर लगने लगा है। उसे डर लगने लगा है कि अपने बच्चों को वो स्कूल, बच्चियों को कैसे स्कूल भेजे, कैसे कॉलेज भेजे, कैसे नौकरी करने के लिए आगे जाएं। ये बेटियां, हर परिवार की बेटियां हैं, उनका सपना रहता है कि वो देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरीके से, सुषमा स्वराज, बड़े बड़े नाम रहे हैं, उनकी तरह कोई राजनीति में नाम ऊंचा करें, या किरण बेदी की तरह कोई नाम अपना ऊंचा करें, कल्पना चावला जैसे साइंटिस्ट बने, मतलब आज भारतीय सेना में अधिकारी हैं, उस तरीके से बने। तो ये बेटियां मेहनत करती हैं और निकलना चाहती हैं, और चाहती हैं कि हम अपना नाम रोशन करें, उत्तराखंड का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन हालात जिस तरीके से बनाए गए हैं कि बेटियों का निकलना मुश्किल कर रखा है। और अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो इस पे अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या उसके पास विचार है, ये जानना ज़रूरी है। सरकार ये विश्वास नहीं दिला पा रही है कि वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में कोई भी सरकार कामयाब। ठीक है, ये सरकार कुछ निर्णय कर रही है, लेकिन पिछली सरकारों से ये संदेश गया है कि भ्रष्टाचार फैलाने में सरकारों का हाथ रहा है, व्यभिचार फैलाने में सरकारों का हाथ रहा है। और जनता अपना प्रतिकार बड़े ठोस तरीके से अब ये करने जा रही है। और 2 अक्टूबर एक प्रारंभिक कड़ी है, 2 अक्टूबर कोई एंड ऑफ द डे नहीं है। 2 अक्टूबर को जनता, 2 अक्टूबर को वैसे भी गांधी जयंती रहती है, बंद रहता ही है, लेकिन 2 अक्टूबर का उत्तराखंड की इतिहास में एक बहुत बड़ा उसका आधार है। कारण कि रामपुर तिराहा गोलाकांड जो हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। 10 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ था और कई महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं हुई थी, मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई थी। आज तक एक भी महिला को रामपुर तिराहे में जिनके साथ बलात्कार हुआ, मोलेस्टेशन के, एक भी अधिकारी को सजा सरकार नहीं दिला पाई है। उत्तराखंड की सरकार इतना निकम्मापन है। पूरे अगर इतिहास के उसकी दृष्टि डालेंगे तो आज उत्तराखंड की विधानमंडल में जो सबसे आगे हुआ करती थी उत्तराखंड आंदोलन में, उत्तराखंड की महिलाएं, आज उनका प्रतिनिधित्व आप देखेंगे कि विधानसभा 2017 में जो विधानसभा बनी थी, मात्र 5 महिलाएं विधायक बन रही थी। मात्र 2022 में 6 महिलाएं विधायक बन रही हैं। मतलब आधी आबादी की महिलाओं के लिए कोई स्थान भी नहीं है, न राजनीति में है, न नौकरियों में है, और प्राइवेट सेगमेंट में अगर कहीं आगे बढ़ना चाहती है तो वहाँ और खतरा है। इस सब के पीछे प्रतिकार करने के लिए उत्तराखंड की जनता मैदान में आई है और 2 अक्टूबर को बंद का आयोजन कर उत्तराखंड की जनता बताना चाहती है कि हमारी बेटियों को सुरक्षित अधिकार दिए जाएं। देखिए, आज जो बैठक थी और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये तय हुआ है और उसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड बंद का ऐलान होगा 2 अक्टूबर को। हम इस घटना को इसलिए भी देखते हैं कि उत्तराखंड बनने से पहले 2 अक्टूबर 1994 को जो हमारी माताओं बहनों के साथ रामपुर तिराहे में जो घटना हुई, जो उनकी अस्मिता को लूटा गया, अब जब उस समय भी ये घटनाएं हो रही थी और आज उत्तराखंड बनने के 22 वर्ष बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि में इस प्रवृत्ति के लोग पैदा है जो हमारी माँ बहनों को नोच कर खा रहे हैं। तो हम ऐसे प्रवृत्ति के लोगों का विरोध करना होगा और हमें उस बहन को न्याय दिलाना होगा जो बहन आज शहीद हुई है, जिस बहन ने पूरे उत्तराखंड को जगा दिया है, जिस बहन ने पूरे उत्तराखंड को एक मंच पर ला दिया है, उस बहन के लिए लड़ना होगा। इसके लिए ये बैठक करें और ये बैठक तमाम 30-32 संगठनों की बैठक थी। हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लीपापोती हो रही है जांच में, क्योंकि पहले डीएम पौड़ी कहते हैं कि हमने कोई रिजॉर्ट पर जेसीबी नहीं चलाई है, कल उनका बयान आता है, वो चाहे सरकार के दबाव में हो या सरकार के बचाव में हो, वो बयान ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के बचाव में डीएम ने अपने बयान को बदला है और वो कह रहे हैं कि हमने जेसीबी चलाई है। तो आप पहले कहाँ थे? सवाल ये खड़ा होता है। जिस पटवारी ने इतने दिनों तक इस जांच को दबाए रखा है, उस पटवारी को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया? जो वहाँ की क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक ये कह रही है कि हमने वहाँ पर जेसीबी चलाई है, रात को जेसीबी चलाई है, वहाँ पर उस कमरे को नष्ट किया गया है, उन सबूतों को नष्ट किया गया है जिससे कि अंकिता के हथियारों को सजा मिल सकती थी। तो उन्हें नष्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्हें अभियुक्त क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और मैं कहना चाहूँगा, यदि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है
आप कह रहे हैं कि हमने परिवार को दे दी, जबकि परिवार का कहना कि हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। फिर इनका जवाब आता कि हमने उन्हें दिखाई है। दिखाने का क्या मतलब होता है? दिखाने वाले इस शब्द को आप परिभाषित तो करिए। क्या वो पीड़ित परिवार, उन्हें इतना हक नहीं है कि प्रशासन एक प्रिंट फॉर्म में उनको एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सके? उन्हें देने पड़ेगी, क्योंकि अगर दिखाया भी होगा, उनके माता पिता से दिखाया होगा, तो उनके माता पिता को इतना ज्ञान नहीं है कि वो उस रिपोर्ट को देखकर ये बता सके कि हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, हमारे बेटी की मृत्यु कैसे हुई, हमारे बेटी के साथ क्या क्या प्रताड़नाएं हुई। तो वो प्रिंट फॉर्म में उनको देना होगा। और ये न्याय की लड़ाई है। अंकिता बहन के लिए न्याय की इस लड़ाई में उत्तराखंड बंद का इस 2 अक्टूबर के कार्यक्रम हम तमाम संगठन खड़े हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ खड़ा है और आगे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम ये आश्वासन देते हैं अपने सभी बहनों को, अपने तमाम उत्तराखंडियों को कि बेरोजगार संघ हमेशा खड़ा रहेगा और इस लड़ाई में जो भी कदम आगे उठाने होंगे उठाएंगे और न्याय तक इस जो मांग है हमारी इसको पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अगर डिमांड चल रही है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि उस VIP या BBIP का नाम सार्वजनिक किया जाए जिसके लिए डिमांड हो रही थी, जिसके लिए स्पेशल ये मतलब सर्विस देने की बात हो रही थी, उनका नाम सार्वजनिक करिए ना, वहाँ पर रजिस्टर्ड में मेंशन होगा। पर वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही है? और हम कहना चाहेंगे कि आपने ये थाईलैंड जैसा कल्चर उत्तराखंड में ला कैसे दिया है? इस देवभूमि में अतिथि देवो भव वाली एक हमारी संस्कृति है। इस देवभूमि में हम मेहमान नवाजी किस तरीके से करते हैं, उस तरह की आप रिजॉर्ट और होटलों में आप संस्कृति के उस हिसाब से चलिए। आप थाईलैंड वाली उस पर संस्कृति पे चले गए और उसको यहाँ पर अय्याशी के अड्डे इन रिजॉर्टों और होटलों को बना दे तो बड़ा दुख है। हम पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं, हम देवभूमि के लोग हैं, हम अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। उस संस्कृति के आधार पर, उस मेहमान नवाजी के आधार पर इन होटलों रिजॉर्टों का संचालन उत्तराखंड में होना चाहिए। अगर इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से अभी चल रहा है, तो हमें लगता है कि एक निर्णायक जंग की आवश्यकता है और निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है और इस निर्णायक जंग को लड़ेंगे और इस निर्णायक मोड़ पर ले जाकर इसे जीतेंगे। 2 अक्टूबर उत्तराखंड के लिए वैसे भी काला दिन है। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान, वो मुजफ्फरनगर में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। और ये भी हमारे लिए काला दिन है। जो अंकिता के साथ हुआ है वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो एक तरह से उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आवाज़ को, जो उस समय के लोगों की आवाज़ थी, जो एक अलग पहाड़ी राज्य चाह रहे थे, इसलिए चाह रहे थे कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। और एक बार फिर उत्तराखंड बनने के 22 साल बाद वही ज़रूरत दोबारा से पड़ रही है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी लोग हैं, मैं ख़ास तौर पे पहाड़ी शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ, कि जो पहाड़ी लोग हैं जिनका ये राज्य है और यहाँ पे बाहर के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और उन्होंने न केवल ज़मीन पर अतिक्रमण किया है, पानी पे अतिक्रमण किया है, जंगलों पे अतिक्रमण किया है, हमारे अधिकारों पे अतिक्रमण किया है, हमारे रोज़गार पे अतिक्रमण किया है। आज ये नौबत आ गई है कि हमारी बेटियों को भी वो अब नोच खाने को तैयार हैं। तो ये उत्तराखंड के लोगों की जो आत्मा है उसको झकझोरने की लिए जो आवाज़ है, उसके लिए 2 अक्टूबर को बंद का आह्वान है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सफल रहेगा और पूरे जितने 13 के 13 जनपद हैं उत्तराखंड के, वहाँ से आपको कंप्लीट बंद दिखाई देगा। बड़ा बाज़ार तो छोड़िए, छोटा बाज़ार और गांव तक का बाज़ार आपको बंद मिलेगा। देखिए, जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, अंकिता हत्याकांड हुआ है जो उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में, तो 2 अक्टूबर हमारे लिए एक ऐसी तारीख है जब मुजफ्फरनगर कांड की भी बरसी पड़ती है। 1994 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जब रामपुर तिराहे पे उस समय तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड की माताओं बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। और आज भी उसी 2 अक्टूबर के मुहाने में हम खड़े हुए हैं और आज भी हमारी जो बहन है अंकिता, उसके साथ ऐसे जघन्य अपराध हुआ है। तो 2 अक्टूबर को हमने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया है, जिसमें तमाम संगठनों का हमें समर्थन मिल रहा है। 32 संगठनों का आज यहाँ आए थे, जुटे थे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल से लेकर सामाजिक संगठनों के लोग थे और सबकी एक ही मांग थी कि अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला तो आज प्रदेश बंद होगा 2 अक्टूबर को और भविष्य में चक्का जाम और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन करके जनता सड़कों में उतरेगी। तो ये बात है कि CBI की जांच हो अंकिता हत्याकांड के मामले में, न्यायिक जज बैठे उसमें और जितने भी आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको फांसी की सज़ा मिले। इसी आह्वान के साथ जनता को आह्वान किया, इसी मांग के साथ जनता को आह्वान किया है कि
अपने अपने स्तर से जनता इस मुद्दे में आगे आए। देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब बुलडोजर रात को चलता है तो सीएम धामी ट्वीट करते हैं कि बुलडोजर चल गया है, वही वो लूटते हैं। फिर अगले दिन प्रशासन, जिला प्रशासन ये बोलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि बुलडोजर चलाने का हमें तो कोई आदेश नहीं मिल गया। स्थानीय विधायक कहती है कि मुझे भी नहीं पता था, जबकि स्थानीय विधायक खुद वहाँ मौजूद थी। तो ये तमाम विरोधाभास, तो मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक के आपस में बयान विरोधाभास हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहानी में झोल है और बड़े सफ़ेद पोशों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन वीआईपी गेस्टों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि होटलों में, रिजॉर्टों में तमाम तरह के रजिस्टर मेंटेन हुए रहते हैं, जिसमें हर जो व्यक्ति आता है उसकी डिटेल दर्ज होती है, सीसीटीवी फुटेज होते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से वीआईपी गेस्टों के नाम छुपाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि कोई बड़े बड़े नाम जो उस टाइम उनके रिजॉर्टों में आते थे, बड़े बड़े मंत्री हो सकते हैं, उसमें नेता हो सकते हैं, तमाम तरह के अधिकारी हो सकते हैं, तो उनको बचाने की कोशिश हुई जा रही है, जिस कारण ये लगातार दबाव बनाया जा रहा है उनके परिवार पे भी और जनता पे भी कि इस मुद्दे पे ज़्यादा न बोले। पत्रकारों पे भी दबाव बन रहा है क्योंकि उनको भी धमकी भरी कॉल आ रही है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े नाम इसमें भी शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस और सरकार ने, प्रशासन की ओर से सबसे बड़ी तो ये विरोधाभास तो यही रहा उनका आपस में कि उन्होंने उस रिजॉर्ट को ही क्राइम सीन नहीं माना जहाँ घटनाक्रम शुरू हो गया था। 17 दिनों से अंकिता वहीं थी, नौकरी कर रही थी, अपनी जॉब कर रही थी और सारी जो तमाम तरह की जो गतिविधियाँ हो रही थी वो उसी रिजॉर्ट में हो रही थी। तो जिस क्राइम सीन में आपको सबूत मिलने थे, फॉरेंसिक जांच होनी थी जिस रिजॉर्ट की, उस रिजॉर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब है कि आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी। तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का भी केस बनता है। तो एविडेंस डिस्ट्रॉय अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने करी है या प्रशासन ने करी है तो मुकदमा तो उन पे बनता है। तो इसका मतलब यही साफ साफ तौर पे हो जाता है कि एक बेचैनी सी है सबूत मिटाने की, और वो जल्दबाजी जो है सबूत मिटाने की, क्योंकि अंतिम संस्कार भी पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने और उत्तराखंड प्रशासन ने जल्दीबाजी में दाह संस्कार की जो जल्दीबाजी दिखाई है वो भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि उत्तराखंड सरकार की मंशा क्या है, वो सच में न्याय दिलाना चाहती है या नहीं चलाना चाहती है, इसमें हमें बड़ा संदेह है।